नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका GS2 में स्वागत करता हूं। हम लोग जो आज मध्यकालीन इतिहास है उसमें अध्ययन का प्रारंभ करेंगे, उसमें प्रवेश कर जाएंगे हम लोग, जिसके अंतर्गत हम लोग सल्तनत काल, मुगल काल और मराठा का अध्ययन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए मध्यकालीन इतिहास सल्तनत, इसमें हम लोग ये 5 राजवंश देखेंगे इधर सल्तनत काल में, और एक राजवंश में ये जो राजा हैं उनको देखेंगे हम लोग मुगल काल में। जो ये वंशानुगत राजा हैं, बताने की आवश्यकता नहीं होगी, मेरे ख्याल से इतना तो आप जानते ही होंगे। चलते हैं, आज पहले शुरू करते हैं गुलाम वंश को। गुलाम वंश थोड़ा बहुत परिचय तो मैंने आपको दे ही दिया था, आज चलते हैं डिटेल में थोड़ा सा। गुलाम वंश में आप देखेंगे कि ये 1206 से 1290 तक रहा, और 1206 से आपको गुलाम वंश प्रारंभ होता है आपका, और आपको यहाँ से अब इसे प्रारंभ करना है, अध्ययन करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। ये कौन था? तो भाई ये गोरी का दास था। अब गोरी आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। गोरी का दास था ये, और भारत में तुर्की शासक ये पहला हुआ। ठीक है, इसके पहले गोरी शासक क्या नहीं था, इसने मुस्लिम सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया अपने दासों के माध्यम से, लेकिन जो पहला शासक आप कहेंगे वो ऐबक, और ऐबक की राजधानी याद रखिएगा ये लाहौर है। ऐबक की राजधानी दिल्ली नहीं है, ये बात ध्यान देना आपको, लाहौर है। ठीक है, इसकी उपाधि लाख बख्श, कुरान ख्वां और हातिम दुती। लाख बख्श इसलिए क्योंकि बहुत सारा दान दिया करता था और गा गा के कुरान पढ़ता था, इसलिए कुरान ख्वां, और अपने आप को हातिम दुती मतलब लोगों के कष्टों को हरने के लिए तैयार रहता था, इसलिए हातिम दुती मतलब होता है ना, लोगों का किसी किसी का नेचर होता है सहायता करने का, तो इसका भी वही मामला था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का है। अब ऐबक ने क्या क्या बनवाया है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन का झोपड़ा, आपसे एक प्रश्न है कि अलाउद्दीन का झोपड़ा क्या है? तो ये मस्जिद है एक। ठीक है, एक मस्जिद है। किसने बनवाया? तो ऐबक ने। कहाँ बनवाया? तो अजमेर में। ठीक। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये बनाया दिल्ली में। कुतुब मीनार का प्रारंभ इसने कराया, निर्माण का इसने कुतुब मीनार का, लेकिन पूरा नहीं कर सका। क्यों पूरा नहीं कर सका? क्योंकि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर की मृत्यु हो गई अचानक। तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था तब तक ये मर गए, बात अलग है। घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई 1210 में। चौगान आपने देखा होगा, वो घोड़े पे बैठ करके जो हॉकी खेलते हैं, घोड़े पे बैठ के हॉकी, पोलो जिसको आप कह सकते हैं, वही चौगान। ठीक, वो छोटी सी बॉल होती है, लंबी सी स्टिक होती है। अच्छा, उत्तराधिकारी इसके आराम शाह हुए, लेकिन ये हम लोगों को कुछ भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए, मतलब 4-6 महीने के लिए। उसके बाद जो अधिकारी बना, उत्तराधिकारी हुआ, वो इल्तुतमिश हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को पढ़ना है। ये भी ऐबक भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यहाँ से प्रश्न पूछा आता है। ठीक है, इल्तुतमिश का ये गुलाम भी था और दामाद भी था। हाँ, एक बात और, गोरी का जो गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐबक का ये गुलाम भी था और दामाद भी था। मैंने आपसे पिछली क्लास में चर्चा की कि यहाँ पर गुलामों को काफ़ी पढ़ाया लिखाया जाता था, शस्त्र शास्त्र से संपन्न बनाया जाता था। योग्य होने पर विवाह भी कर दिया जाता था, मतलब कि उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाते थे। ठीक है, यहाँ गुलामों की सबसे समृद्ध परंपरा आपको मध्यकाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1206 में दास्ता से मुक्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये 1206 में दास्ता से मुक्त हुआ, जबकि इनके जो मालिक हैं वो 1208 में दास्ता से मुक्त हुए। तो इल्तुतमिश अपने मालिक से पहले ही दास्ता से मुक्त हुआ, ये बात ध्यान दीजिएगा। दिल्ली में वास्तविक सत्ता इसी ने स्थापित की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी राजधानी दिल्ली, इसके पहले राजधानी क्या थी? लाहौर, राजधानी दिल्ली। तुर्क चेहलगानी की स्थापना की। तुर्क चेहलगानी, जिसको को चालीसा दल भी आप समझते हैं, चालीसा दल। देखिए, आपने मान लीजिए ये राज्य जीत लिया है, इस राज्य में
टैक्स भाई वहाँ पर कोई इंडस्ट्री तो लगी नहीं है कि आपको फैक्ट्री बनी है, आप सामान बनेगा और बेच के पैसा कमा लेंगे। क्या होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा तो कृषि एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड से अगर टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स की बढ़िया सुविधा नहीं होगी, तो कैसे राजस्व आएगा भाई। यहाँ तो कर का सबसे अच्छा स्वरूप, सबसे अच्छा तरीका तो कृषि ही है ना। तो कृषि से लगान लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब ये सब काम किसके हाथ में, तो प्रशासन का काम इन्हीं 40 लोगों पे था। 40 दल तुर्क जेलगानी, ठीक है। तो तुर्क जेलगानी बहुत पूछा जाता है कि स्थापना किसने की, इल्तुतमिश। ये भी पूछा जाता है कि इसका दमन किसने किया। अभी आप आज के दिन में वो भी जान जाएंगे दमन किसने किया। फिलहाल तुर्क जेलगानी 40 दल, 40 सरदारों का एक गुट था जो प्रशासन में मजबूत पकड़ रखता था, ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक। 1229 में खलीफा से मान्यता प्राप्त की। अब खलीफा से मान्यता की वैसे कोई अहमियत तो है नहीं, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनने के बाद चश्मा लगाने का एक अलग ही महत्व होता है, और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी वही हाल है। वो खलीफा का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन एक ठीक है, एक सर्टिफिकेट और बढ़ गया, रक्तदान कर दिए, एक सर्टिफिकेट और बढ़ गया, वो बात एक अलग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हाल है, कोई अहमियत नहीं है इसकी खास खलीफा की, लेकिन चलो मान्यता प्राप्त कर ली, वही वाला हाल है। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, अरबी सिक्के चलाए इसने शुद्ध। और चांदी का टंका खूब पूछा जाता है आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, खूब पूछा जाता है। तांबे का इसने जीतल चलाया, खूब पूछा जाता है ये, ठीक है। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकता प्रणाली होती क्या है, वैसे एकता प्रणाली जब आप पढ़ेंगे तो एकता प्रणाली गोरी की देन है, गोरी की, लेकिन भारत में से स्टैब्लिश किया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने भारत में से स्थापित किया। एकता प्रणाली का मतलब ये भूमि दे दी, इसका मालिक मान लीजिए एक्स है, तो एक्स यहाँ का पूरा कामकाज देखेगा और यहाँ से टैक्स कलेक्शन करेगा, अपना जो क्षेत्रीय खर्च है वो सेना का खर्च निकाल करके शेष दे देगा। ये है एकता व्यवस्था, ठीक है। हालांकि इस तरह एक ही मान लीजिए इतनी बड़ी लैंड है तो सिर्फ एक्स नहीं होगा, उसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा। तो इतने सारे लोग होते हैं, ये आपस में ट्रांसफ़र होता रहता है। एक्स को भेजा दिया जाएगा, कभी यहाँ भेजा जाएगा, ए को उठा के यहाँ कर दिया जाएगा। तो ये ट्रांसफरेबल जॉब थी, एक तरीके से समझिए कि ये ठेकेदारी टाइप, ठीक। और जो राजस्व की वसूली हो रही है, आप अपने राजस्व का प्रशासन का खर्चा काट करके बाकी खर्चा खालसा को भेज दीजिए, मतलब सरकारी भूमि में जमा करा दीजिए, ठीक है। ये एकता व्यवस्था है। एकता व्यवस्था में इतना जोर क्यों दिया मैंने, इसलिए जोर दिया क्योंकि आप जो बात को समझ सकें, रटना ना पड़े, और कोई बात नहीं है। वैसे मुश्किल ही आपसे पूछा जाए, लेकिन चलिए वही बात है ना कि कई सारे सेट बनेंगे तो कब क्या पूछा जाएगा, ये कोई भरोसा भी नहीं है। कुतुब मीनार जो पहले से निर्मित हो रहा था, उसी का निर्माण कार्य इसने पूरा कराया। अतरकिन का दरवाजा नागौर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। सुल्तानगढ़ी का निर्माण करता कौन, इल्तुतमिश है। सुल्तानगढ़ी क्या है, सुल्तानगढ़ी एक्चुअली में इसके बेटे की कब्र है, तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण करता कौन है, तो इल्तुतमिश है। 1236 में इसकी मृत्यु हुई, और इसके बाद फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, ठीक है। फिरोज शाह लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं बैठा, वो भी 2-4-6 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपना जो शासक है वो रजिया सुल्तान को अपने जीते जी घोषित कर रखा था, ठीक है। इसीलिए गद्दी पर जो बैठी वो रजिया सुल्तान। तो सल्तनत काल की पहली महिला शासक, ध्यान दीजिएगा, सल्तनत काल की पहली महिला शासक, भारत की पहली महिला शासक, आप नहीं समझें इसको, ठीक है। सल्तनत काल में पहली महिला शासिका थी, और पुरुषों की तरह ये पूरा पर्दा नहीं करती थी, अपना वही चोला और टोपी कुलाह कुबा पहन के आती थी। तो ये रजिया सुल्तान के विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद बिल्कुल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है, उसको ज़रा देख लीजिए, क्योंकि आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे आपको समझाने के लिए। मैंने आपसे कहा था कि 40 दल या तुर्क चहलगानी, पूरा प्रशासन इसी के हाथ में था, तुर्क चहलगानी। हुआ ये कि रजिया सुल्तान एक महिला थी, और महिला के सामने ये जो उस समय के तथाकथित उच्च लोग हैं, मतलब
पैसे से भी उच्च और सम्मान से भी उच्च, पद से भी उच्च, इनको महिला के सामने झुक करके सलाम पेश करने में बड़ी समस्या हो रही थी। तो इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया और षड्यंत्र शुरू करते में इन्होंने सफलता भी पाई और रजिया सुल्तान को हटा करके बहराम शाह को राजा बनाया, शासक बनाया। अब बहराम शाह इनकी कठपुतली शासक बना रहे, इसलिए उन्होंने एक पद और बनाया, नायब ए मुमलकत, या किताब में सिर्फ आपकी नायब भी लिखा हो सकता है। क्या था, सबसे पहले राज्य में क्या होता है, सुल्तान, सुल्तान के बाद वजीर। तो इन्होंने क्या किया, सुल्तान के बीच में ये नया पद यहाँ बना दिया। क्या नाम रखा उसको, नायब ए मुमलकत। ये नायब जो है वो तुर्क चिलगानी का जो सबसे कहें कि ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, वो नायब बन जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सुल्तान का पकड़ कम हो रहा है, नायब की पकड़ बढ़ रही है यहाँ पर, इसलिए नायब पद हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। नायब का पद जिसने समाप्त किया है वो भी आपको पढ़ना है और आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नायब पद को यहाँ समझाया है बस, वरना ये तीनों को आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलते हैं। अच्छा, नासिरुद्दीन महमूद, ये इल्तुतमिश के पौत्र थे। अब इनको क्यों मैं बता रहा हूँ अभी सुन लीजिए, इसलिए बता रहा हूँ कि बलबन ने अपना दामाद इनको बना लिया था, और यहाँ से एक्चुअली में बलबन का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 1246 मतलब नासिरुद्दीन महमूद के समय से शुरू होता है। तो 1249 में जब ये नायब बना, पहले बात तो दामाद बनाया सुल्तान को, फिर नायब का पद प्राप्त किया 1249 में, और 1265 तक ये सत्ता पर अपनी पकड़ नायब के रूप में बना के रखता है, और 1265 के बाद अपनी पकड़ बनाता है सुल्तान के रूप में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको नासिरुद्दीन महमूद को यहाँ को लिंक करने के लिए आपको सिर्फ पढ़ाया है, बाकी कोई महत्व नहीं है इसका। हाँ, मिनहाजुद्दीन सिराज जो है उनकी पुस्तक तबकाते नासिरी इन्होंने लिखी है, तो मिनहाजुस सिराज की तबकाते नासिरी पुस्तक याद रखेंगे थोड़ा सा। चलिए चलते हैं बलबन की तरफ। बलबन, इसने उपाधि ली जिल्ले इलाही नियाबत खुदाई की। इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, देखिए इसलिए जरूरी है, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये तीनों ही देखिए सुल्तान होने के बाद भी तुर्क चिलगानी ने इनका कोई सम्मान नहीं रखा, और नायब पद के माध्यम से सुल्तान पर नियंत्रण भी रखा, और जब जिसको मर्जी आया तब जिसको शासक बनाया। मतलब सुल्तान का जो ओहदा है वो कम हो गया, जो सम्मान है वो कम हो गया है। इसने क्या किया, इसने सुल्तान पद की व्याख्या की और अपने आप को जिल्ले इलाही बताया। मतलब सुल्तान जो है वो दैवी शक्ति उसमें है, वो खुदा की नियामत है, दैवी शक्ति है। राजा का कॉन्सेप्ट भी आप देखेंगे प्राचीन इतिहास में तो दैवी शक्ति ही है। ठीक है, खैर इतनी डिटेल में आप मत जाइए, इसीलिए जिल्ले इलाही और नियाबत खुदा इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया कि आपसे पूछ लिया जाए कभी तो आपको याद आ जाए कि हाँ बलबन ने ही राजत्व की व्याख्या की, क्योंकि नियामत खुदा जिल्ले इलाही बलबन ही अपने आप को कहेगा, क्योंकि इसके पहले के जो राजा थे वो गाजर मूली की तरह काटे गए। लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति क्या है, मतलब जो विरोध करेगा वो मतलब मार दिया जाएगा, और शासन में उच्च जो रक्तवंश है, तथाकथित जो उच्च रक्तवंश कहलाता है, उसी को प्रशासन में या साथ दिया जाएगा। मतलब जो तथाकथित जो कहते हैं ना छोटे लोगों से मिलना जुलना, उसने बंद कर दिया। सुल्तान पद की व्याख्या की, यही मैंने आपसे कहा कि सुल्तान पद की व्याख्या की और बताया कि सुल्तान का पद जो है वो ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता है। तो और अगर सुल्तान की बात आप नहीं मान रहे हैं तो आप ईश्वर के या अल्लाह के खिलाफ जा रहे हैं, फिर मुझे दंडित करना पड़ेगा। इस तरीके से उसने व्याख्या की। नायब का पद और तुर्क चिलगानी का पद इसने सब समाप्त किया, सबको हटाया, खत्म किया। बस इसी लाइन की वजह से मुझे आपको नायब का पद बताना पड़ा, वरना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि नायब का पद किसके समय में बना। हाँ, लेकिन कब किसने दमन किया ये जरूर पूछा जा सकता है आपसे। तो नायब का पद, हालांकि मैंने दोनों पढ़ा दिया है, कुछ भी आएगा तो मेरे ख्याल से जवाब दे लेंगे। बहराम शाह के समय बना और बलबन ने हटाया। क्यों हटाया, क्योंकि बलबन तुर्क चिलगानी का सदस्य था, उसे पता था कि तुर्क चिलगानी के में सिर्फ एक ही काम होता है, आओ सखी चुगली करें, षड्यंत्र षड्यंत्र और षड्यंत्र। सुल्तान को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा, इसलिए उस वो नायब भी बन चुका था, उसे पता था, तुर्क चिलगानी का भी सदस्य था, उसे पता था यहाँ हो क्या रहा है।
अगर ये सुल्तान के पद की अब सम्मान नहीं करेंगे, सुल्तान के आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो फिर जनता भी कैसे करेगी। तो इसने नायाब पद को समाप्त किया, तुर्क चेहलगानी का दमन किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिहाज से। सिजदा और पाबोस जैसी गैर इस्लामी परंपरा की शुरुआत किया। सिजदा जो झुक करके सलाम करना, आदाब जिसको आप देखते हो फिल्मों में दिखाया था। पाबोस पैरों को चूमना। हालांकि ये दोनों प्रथा इस्लाम से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसने लागू कराया। नौरोज प्रथा, ये एक तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेशन है नौरोज प्रथा, लेकिन इसने लागू किया। ठीक है, ये भी गैर इस्लामी प्रथा है। दीवान आरिज, दीवान आरिज मतलब सेना, मान लीजिए सेना मंत्री या सेनापति, सेना मंत्री। सेनापति शब्द का प्रयोग मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, उसका अपना कारण है। ठीक है, या आप लोग बताइएगा कि सेना मंत्री और सेनापति में क्या अंतर है। सेना मंत्री और सेनापति में क्या अंतर है, आप ही बताइएगा। खैर, यहाँ पर दीवान आरिज की स्थापना की, एक सैन्य विभाग बनाया, सैन्य विभाग बनाया, दीवान आरिज सैन्य विभाग की स्थापना की, और ये जिसमें सैन्य मंत्री हुआ करता था। इसका बेटा मोहम्मद मंगोल आक्रमण में मारा गया था। देखिए, इनका बेटा जो था मोहम्मद, और जो अमीर खुसरो साहब थे, ये अमीर खुसरो नाम सुना होगा आपने। ये दोनों अमीर खुसरो जो थे वो मोहम्मद के साथ ही थे, और मोहम्मद मंगोल आक्रमण में एक्चुअली में मारा गया, और अमीर खुसरो भी बंदी बना लिए गए थे मंगोल आक्रमण में। किसी तरीके से जान छुड़ा करके ये भाग आए थे। ठीक है, और बेटा मर गया। इसके बाद जो अमीर हसन है और अमीर खुसरो हैं, इनको राजाश्रय मिला बलबन का। ठीक है, और 1287 में इसकी मृत्यु हुई। काफ़ी बूढ़ा था वैसे ही, और बेटा तो था नहीं, तो जो बुगरा खां था भी, तो उसने बुगरा खां बलबन के कठोर स्वभाव की वजह से वो बंगाल चला गया था। वो आना भी नहीं चाहता था यहाँ पर, दरबारी षड्यंत्र की वजह से आना भी नहीं चाह रहा था। तो इसके जो पौत्र थे कैकुबाद और कैकुबाद और क्यूमर्स, ये नाम भी नहीं याद रखिएगा, भूल जाइएगा, ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई अगर कॉन्टीन्यूटी के लिए पढ़ना चाहता है तो कैकुबाद 3 साल, क्यूमर्स थोड़े समय के लिए, इसको बिल्कुल भूल जाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन लिख इसलिए दिया कि कई बार उत्सुकता मन में आ जाती है कि इसके बाद कौन था। ठीक है, तो बलबन ने लाल महल का निर्माण कराया। तो ये आपका गुलाम वंश है। थोड़ा सा अमीर खुसरो के विषय में भी देख लें, क्योंकि इनकी किताबें काफ़ी पूछी आती हैं, ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो 1253 ईस्वी में जन्म हुआ, पटियाली गांव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा देखिए, यहाँ जिले का नाम नहीं लिखा है, कारण से नहीं लिखा है। उसका नाम बदलता रहता है, काशी रामनगर होता रहता है, कभी एटा होता रहता है, तो इसलिए ज़िले का नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा है। और देखिएगा एग्ज़ाम जब होगा तो उस हिसाब से ज़रा गूगल कर लीजिएगा। कई बार काशी रामनगर हो जाता है, कभी एटा हो जाता है, कभी, मतलब ये तो सीमा वाली बात है ना, सीमा भी बदलती रहती है, नाम बदलता रहता है, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पटियाली गांव याद रखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1253 में निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी जो संत थे, उनके शिष्य थे ये। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया ने ही अमीर खुसरो को तुर्कुल्लाह की उपाधि दी थी, तुर्कुल्लाह। ठीक है, जो अमीर खुसरो हैं, इनकी एक उपाधि तोता ए हिंद थी। कई बार किताब में तूतिए हिंद इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली में तूतिए हिंद क्या होता है, कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब तोता ए हिंद को ही ऐसे करके लिख दिया जाता है, तोता ए हिंद। इन्होंने सबसे ज़्यादा सुल्तानों का दरबार देखा। आप देखेंगे कि मोहम्मद के समय में था, चलो मोहम्मद सुल्तान था, आप देखेंगे बलबन था, और कैकुबाद था, क्यूमर्स था, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, आपका मुबारक शाह खिलजी, खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक। 1325 में जाके ये मरा है। हाँ, 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई है, 1325 में इनकी मृत्यु हुई है, अमीर खुसरो की। मतलब इतने गुरु शिष्य का ऐसा संबंध था कि निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई है, उसके अगले दिन ही अमीर खुसरो ने इतने प्राण त्याग दिए। खैर, सितार व तबले का आविष्कारकर्ता कौन था? अमीर खुसरो माना जाता है। इसकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आशिका। आशिका एक्चुअली में अलाउद्दीन का पुत्र और उसके जो कर्ण हैं, गुजरात का जो राजा है, उनकी रानी की पुत्री की प्रेम कहानी है। नूर सिपेहर। तुगलकनामा सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। तुगलकनामा आपसे पूछने की ज़्यादा संभावना है। तुगलकनामा और आशिका ये पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है।
लेकिन नूर सिपेहर, खज़ाइनुल फुतूह और किरानुस सादायन भी इन्हीं की पुस्तक है। आशिका और तुगलकनामा का विशेष ध्यान दीजिएगा, तुगलकनामा आपसे पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका आज समाप्त हुआ है, गुलामत समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश पढ़ेंगे कल हम लोग। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए भाई और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस समय जो है सब हर आदमी फीस दे के नहीं कर सकता चीज़ों को, तो कुछ चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो सबको मिल जाए ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।